नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। देश में ओबीसी को लेकर के जिस तरह की राजनीति की गई, कुछ लोगों ने जुमलेबाजी की, कुछ लोगों ने हक दिलाया। आज हम समझने की कोशिश करेंगे जो प्रधानमंत्री हैं और जो रह चुके देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जो आरक्षण लागू किया था, अशोक सिंह जी की उसमें पूरी भागीदारी थी। उन सारी चीज़ों को देखेंगे और जिस तरह से आज जुमलेबाजी की जाती है और ओबीसी का वोट प्राप्त कर लिया जाता है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी जी। सर, आप ये बताइए कि जो ओबीसी को लेकर के सारी चीज़ें गढ़ी जाती हैं, उस वोट को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो फैक्ट दिखाते हैं, इतिहास दिखाता है कि कांग्रेस ने ओबीसी को लेकर के एक सही विचारधारा के आधार पर काम किया, लेकिन वो जनता में नहीं जा रहा है, उस पर बात नहीं हो रही, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ओबीसी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो देश का निर्माता है, जो देश का उत्पादक वर्ग है, जो देश को चलाता है। उसको देश की हर व्यवस्था में हिस्सेदारी और भागीदारी देने के लिए ही संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 340 का उल्लेख किया था जी। 340 अनुच्छेद पिछड़ी जाति के वर्ग के लिए था और जो 341 था वो अनुसूचित जाति के लिए था और जो 342 अनुच्छेद था वो जनजाति के लोगों के लिए था, अनुसूचित जनजाति के लिए था। यानी अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग के लिए, और उनकी जो स्थिति है उस पर समझने की जरूरत है। इस वर्ग की राजनीति को जानबूझ करके इस देश में गैर कांग्रेस आंदोलन चला करके, यानी कांग्रेस के खिलाफ एक आंदोलन चला करके कुछ लोगों ने जानबूझ करके उस दिशा को बदलने का काम किया। और मजेदार बात यह थी कि जितने भी उसमें नायक थे गैर कांग्रेस आंदोलन के, वो 90 से पहले एक भी पिछड़ी जाति का व्यक्ति नहीं था। पिछड़ी जाति की राजनीति करने वाले ऐसे गैर कांग्रेसी लोग थे जो जानबूझ करके पिछड़ों का नेता बन रहे थे, और पिछड़ों की राजनीति जो है वो लगातार संघर्ष और आंदोलन में ही चलती चली गई। मैं बड़े साफ शब्दों में कहता हूं, इस देश के हर वर्ग को, वो चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, यानी एक एक देश के हर वर्ग के लिए अगर किसी ने काम किया है तो भारत के संविधान ने किया है। और उस भारत के संविधान में जो भूमिका है वो कांग्रेस की भूमिका है। तो कांग्रेस इस देश के हर नागरिक के लिए चिंतन और मनन करती है और समय समय पर उनके लिए कानून बनाने का काम करती है जी। उसी कड़ी में पिछड़े वर्ग को लेकर के मनमोहन सिंह की जब सरकार इस देश में बनती है तो मनमोहन सिंह ने देश में पहली बार पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया, और उच्च शिक्षा में किया, यानी इंजीनियरिंग के कॉलेज में जी। मेडिकल कॉलेज में, मैनेजमेंट के कॉलेज में। कहने का मतलब है कि एक रास्ता तय किया, और किसने तय किया? मनमोहन सिंह ने। देश का ऐसा नायक जिसने देश की आर्थिक व्यवस्था से लेकर शैक्षिक क्रांति और आर्थिक क्रांति और सामाजिक क्रांति हर क्षेत्र में जिसने काम किया, उसका नाम मनमोहन सिंह है जी। मनमोहन सिंह ने ही 27% का आरक्षण देने का काम किया था, और पिछड़ी जाति के लोगों को, और वहीं से बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर और बड़े बड़े कुर्सियों पर पहुंचने का मौका मिला। इसी तरीके से पिछड़ी जाति के लोगों के लिए ही पंचायती राज एक्ट में हमारे राजीव गांधी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, उन्होंने पंचायती राज में भी पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण का प्रावधान करने का काम किया था। कांग्रेस का मकसद है कि हर वर्ग से नाता हो और सरकार चलाना आता हो जी। हर देश, हर वर्ग के लोगों से उसका नाता है। लेकिन गैर कांग्रेसवाद के जो आंदोलन था उसने इस देश को भटकाने का काम किया और देश की राजनीति को कमजोर करने का काम किया। मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, ऐसे गैर कांग्रेसी नेता जिन्होंने आंदोलन चलाया, वो बाद में जाकर के सब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चंगुल में फंस गए और भारतीय जनता पार्टी का
उन्होंने एक तरह से चोला भी पहना, कुछ तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो गए और कुछ ऐसे रहे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाए। यानी वो उनका जो आंदोलन था, आज उस पर विचार और विमर्श करने की जरूरत है। वो आंदोलन की क्या परिणति हुई, पिछड़ी जाति के लोगों को उससे क्या फायदा मिला, देश को क्या फायदा मिला। और मैं जहां तक समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे नेताओं को अपने में शामिल भी किया और बहुत सारी पार्टियों को समाप्त किया और बहुत सारे नेताओं का कोई मतलब नहीं रह गया। तो इस समय देश में फिर से एक विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और पिछड़ी जाति एक बड़ी आबादी है, 52% से ज्यादा जिसकी आबादी हो, उसकी देश में आजादी से लेकर के देश को चलाने से लेकर देश के निर्माण में उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं समझता हूं जिस तरीके से 1857 की लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें हर जाति धर्म के लोगों ने साथ दिया था। अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, मुस्लिम हो, सबने मिलकर के देश को आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उसी तरीके से मैं समझता हूं कि फिर से देश को बचाने की लड़ाई इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व में लड़नी चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व में ही देश को बचाया जा सकता है। देश में आर्थिक स्थिति इस तरह से हो गई है, बात गरीबी और बेरोजगारी की नहीं है। आज भारत को अपना सोना बेचना पड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देश की भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हमको तकलीफ अंधभक्तों से है, अंधभक्तों से ज्यादा, क्योंकि गैर पढ़ा लिखा होना कोई मजबूरी नहीं है जी। गैर पढ़ा लिखा होना कोई दिक्कत नहीं है। एक गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी देश में अपनी भूमिका अदा करता है, लेकिन पढ़ा लिखा होकर के अंधभक्त हो जाए, पाखंडी हो जाए, अंधविश्वासी हो जाए, मूर्ख हो जाए, उससे देश को खतरा बन जाता है। इसलिए मैं आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, इस पर आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति के लोगों को भी और अगड़ी जाति के लोगों को भी, हर जाति धर्म के लोगों को विचार विमर्श कहना चाहिए कि हर जाति धर्म के लिए किसने काम किया है। ये गैर कांग्रेसी आंदोलन चला करके देश में इससे कितना लाभ हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, ये मंथन करने की जरूरत है। क्योंकि देश इस समय संकट में है, देश और संविधान संकट में है। इस समय देश को और संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसलिए देश का एक एक बच्चा जो पढ़ा लिखा है, क्योंकि आज मीडिया और माफिया और मनी माफिया मीडिया ये मिलकर देश को कमजोर कर रहे हैं। आपने देखा कि एक पत्रकार शिक्षकों को 2 कौड़ी का कह रहा है, 2 टके के लोग कह रही हैं, वो अंजना की बात कर रही हैं। हाँ, अंजना कश्यप की बात मैं कह रहा हूं जी। कि 2 टके के लोग शिक्षकों पर जो है आरोप लगाएंगे, शिक्षकों पर आईना दिखाने का काम करेंगे। इस देश को जब जब जरूरत पड़ी है, शिक्षकों ने आगे बढ़कर अपनी भूमिका अदा की है। देश की आजादी में भी शिक्षकों की भूमिका थी, देश को दिशा दिखाने में भी हमारे अध्यापकों की और शिक्षकों की भूमिका थी। मैं भी शिक्षक रहा हूं, मैं भी सरकारी शिक्षक रहा हूं। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2 टके के लोग और 2 टके के लोग अगर मीडिया में बैठ करके शिक्षकों को अगर गाली देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो चमचागिरी करते करते, तलवा चाटते चाटते उनको देश की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ दौलत की चिंता है। मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं कि देश में रोक लगनी चाहिए। सरकारी खजाने से किसी भी चैनल को, किसी भी विज्ञापन दाता को विज्ञापन नहीं मिलना चाहिए। देश का खजाना अगर खाली जा रहा है तो मीडिया के घरानों को देश के खजाने से पैसा और विज्ञापन बंद कर देना चाहिए। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ये चमचागिरी करने वालों को अगर देश के खजाने से पैसा दिया जाएगा तो देश कमजोर होता जाएगा। ये मैं आपसे माध्यम से कहना चाहता हूं। आपने एक बात कही और जिसमें 2024 की हमने बात सुनी और देश के संविधान की बात समझने की कोशिश की। जब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को उठा करके देखते हैं और अभी 27 में चुनाव होने वाला है, कौशाम्बी से लेकर के श्रावस्ती तक का जब हम पूरा मैप उठा करके देखते हैं, यहाँ पर जो संविधान को लेकर के एक परिवर्तन हुआ, संविधान के लेकर के जो लोग इकट्ठा होने की कोशिश की और राहुल जी के नेतृत्व में वो एक साथ आकर के खड़े हुए, उसमें यही ओबीसी समाज, एससी समाज और मुस्लिम समाज था जिसने देश के प्रधानमंत्री को ये बता दिया कि आप इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि आप संविधान को बदल सकें और संविधान के साथ खड़े हो गए।
तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ राज्य हैं, कुछ जिले हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? ये उत्तर 27 के चुनाव में क्या परिवर्तन कर पाएंगे? और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि जो वोटर था 24 के चुनाव में, उसने वोट तो दे दिया, लेकिन वो कुछ पता ही नहीं कि किसने वोट दिया, उनकी स्वीकार्यता कैसे होगी पार्टियों में, आपकी पार्टी में या अलग-अलग पार्टियों में? देश को जब भी जरूरत पड़ती है जी, देश का एक एक नागरिक खड़ा हो जाता है। जब संविधान पे खतरा आया, देश पर खतरा आया और जननायक राहुल गांधी जी संविधान को लेकर के निकल पड़े, तो देश का एक एक वर्ग, एक हर जाति धर्म के लोगों ने जननायक राहुल गांधी के साथ चल पड़े। जी, पूरे उत्तर प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है, जी, सत्ता परिवर्तन की ओर है। उत्तर प्रदेश की सरकार और बाबा योगी की जो सरकार है वो अपराध में नंबर 1 है और शराब पीने में नंबर 1 है। शराब का जो राजस्व है पूरे दुनिया में और पूरे भारत में, अगर सबसे ज्यादा शराब कहीं पी जा रही है और शराब से राजस्व बटोरा जा रहा है तो बाबा की सरकार में है, योगी की सरकार में है। गांव-गांव जो है, गांव-गांव जी, शराब के ठेके खोल दिए गए हैं और जिस तरीके से लक्ष्य रखा गया है कि शराब पिलाओ जी, और उत्तर प्रदेश का राजस्व बढ़ाओ, गांव के गरीब लोगों को, गरीब बस्तियों में जहां स्कूल खुले हुए हैं, जहां बस्तियां हैं और गरीब लोगों की बस्तियां हैं, वहां बाबा जी ने शराब के ठेके खोलने का काम किया है। अपराध में नंबर 1, शराब पिलाने में नंबर 1 और अंधविश्वास पाखंड फैलाने में नंबर 1। तो अब उत्तर प्रदेश की सरकार फिर से आप देखिएगा, जन जन में यह आवाज आ रही है कि 10 साल सरकार चलाने का मौका उनको बहुत दिया गया। अगर वो चाहते तो विश्वविद्यालय खोलते, वो चाहते तो पढ़ाई में नंबर 1 कराते, वो चाहते तो इलाज में नंबर 1 करा देते, लेकिन वो अपराध में नंबर 1 है, शराब पिलाने में नंबर 1 है। और जिस तरीके से वो नंबर 1 हो रहे हैं, निश्चित तौर पर ये ढकोसला और ये ढोंग बंद होगा और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने जा रहा है। अभी आप देखिएगा, जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। आप नंबर 1 की बात कर रहे हैं सर, एक बात का जवाब दे दीजिए कि नंबर 1 कई चीज़ें की। उत्तर प्रदेश बीफ एक्सपोर्ट में जो गाय के नाम पर सब कुछ चलाया गया, बाबा सरकार में आए, उत्तर प्रदेश बीफ एक्सपोर्ट में भी नंबर 1 है। भाई मैंने पहले कह दिया कि माफियागिरी में नंबर 1। जी, आप सोचिए जरा, जी, देश में ढोंग किया जा रहा है, ढकोसला किया जा रहा है। मैं कहता हूं, अगर बीफ इस देश में जो लाइसेंसधारी हैं, अगर असली गौ माता के रक्षक हैं, जी, तो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जी, जो गौ माता के साथ जो न्याय हो रहा है या बीफ का जो भी निर्यात हो रहा है, जी, तो बीफ के लाइसेंसधारियों को आप उनका लाइसेंस निरस्त कर दो। कर सकते क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर तो उसमें भाजपा ही लोग हैं, ज्यादातर तो लोग चंदाधारी लोग हैं। ये बीफ कंपनियों से, बीफ निर्यात कंपनियों से चंदा लेते हैं। इनको इस देश की जाति धर्म से लगाव नहीं है, इनको सिर्फ चंदा से लगाव है। चंदा चोर लोग हैं, चंदा इकट्ठा करने वाले लोग हैं, ऐसी सी कंपनियों से चंदा लेते हैं जो देश हित में चंदा नहीं लेना चाहिए। तो मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, 10 साल बाद इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश में हर जाति धर्म के लोगों ने मन बनाया है कि अब सत्ता परिवर्तन की ओर है। नई सरकार आप बनिएगा, संविधानवादियों की सरकार बनेगी, देश को बचाने वालों की सरकार बनेगी, संविधान को बचाने वालों की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि जिस तरह से राष्ट्रीय सचिव जी ने पूरी बातें रखी और जिस तरह से देश में एक राजनीति बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर जिस तरह से लोगों को इकट्ठा किया जाता है, गाय माता के नाम पर, गौ माता के नाम पर, जब लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इनको राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए तो वो घोषित नहीं किया जाता है। इन सारी चीज़ों को आप देखते रहिए, समझते रहिए और अगर आप नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, आपको अपने वोट के कर्तव्य को समझना होगा, उस कर्तव्य को निभाइए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहें तो आज़ाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।